हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास। डायरेक्ट सेलिंग प्राचीन काल से चला आ रहा एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रोडक्ट का उत्पादन करने वाले लोग या संस्थान सीधे ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं होता था। आज जिस डायरेक्ट सेलिंग के स्वरूप को हम आप देख रहे हैं, ज्ञात सूत्रों के अनुसार उसकी शुरुआत 1886 में अमेरिका में A1 प्रोडक्ट्स नामक एक कंपनी से हुई। यह कंपनी मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और परफ्यूम को सेल करने के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करती थी, जो घर घर जाकर प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। हालांकि शुरुआत में इस कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपना नेटवर्क बनाने की सुविधा नहीं थी, मगर समय के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के आने से इस बिजनेस मॉडल में हर डायरेक्ट सेलर को अपना खुद का नेटवर्क बनाकर पैसिव इनकम प्राप्त करने का मौका मिलने लगा और इस बिजनेस मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाने लगा। समय के साथ साथ जैसे जैसे बाजार का विकास हुआ, कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच की दूरी बढ़ती गई। इस बाजार में रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F ब्रोकर और एडवर्टीजमेंट जैसे मिडलमैन आ गए। जब ये लोग उस प्रोडक्ट को अपना अपना प्रॉफिट जोड़कर आगे से आगे मूव करते हैं, तो ग्राहक तक जाते जाते उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन उस प्रोडक्ट के रंग, रूप, गुण या वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ग्राहक अपने खून पसीने की कमाई का 50 से 60% इस ट्रेडिशनल मार्केट को देता ही देता है। क्यों? इस सवाल का जवाब मिला 1940 में, जब कुछ कंपनियों ने सीधी बिक्री प्रणाली अर्थात डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, जिसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर तक पहुंचने लगा। इसमें अग्रणी कंपनी थी न्यूट्रीलाइट, जो स्वास्थ्यवर्धक आहार का निर्माण करके सीधे ग्राहक तक अपने सामान को पहुंचाने लगी। 50 और 60 के दशक में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने काफी अच्छी ग्रोथ की और इसको प्रमोट करने वाले लाखों लोगों को इसका लाभ मिला। खासकर न्यूट्रीलाइट कंपनी में दो व्यक्तियों का नाम हमेशा याद रहेगा, रिच डिवास और जेवन एंडल। इस जोड़ी ने डायरेक्ट सेलिंग में एक कड़ी बनकर इतना बिजनेस किया कि वे अमीर लोगों की श्रेणी में आ गए। रिच डिवास और जेवन एंडल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक अलग कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने फ्रेंचाइजी सिस्टम की कुछ अच्छी बातों का प्रयोग करके हर डिस्ट्रीब्यूटर को यह अधिकार दिया कि वह अपने साथ अन्य लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है और प्रॉफिट में पार्टनर बन सकता है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा दौर आया जहां इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा। डायरेक्ट सेलिंग की सफलता को देखकर बहुत सारी सही गलत कंपनियां बाजार में आ गई। कुछ कंपनियों ने तो लोगों को लूटने के लिए ही अपने कारोबार को शुरू किया। मेंबरशिप, चेन सिस्टम, पिरामिड स्कीम और न जाने क्या क्या बाजार में आ गया। ये रातों रात लोगों को अमीर बनाने का सपना दिखाकर गायब होती गई और बहुत से लोगों ने इसमें अपनी पूंजी गंवाई। फिर अमेरिका सरकार का ध्यान इस पर आया। 70 और 80 के दशक में जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के शिखर पर पहुंचती, फेडरल ट्रेड कमीशन उसे कोर्ट में खींचता और जरा सी भी अनियमितता पाए जाने पर उसे सजा दी जाती। लेकिन 1979 का साल डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कई सारी वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद डायरेक्ट सेलिंग को फेडरल ट्रेड कमीशन ने वैध घोषित किया। यहीं से शुरुआत हुई रियल डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य की। व्यापार का यह मॉडल धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में भी लोकप्रिय होने लगा और आज यह सारे संसार में फैल गया है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का आधुनिक प्रारूप 80 के दशक में शुरू हुआ और कुछ बड़े इंटरनेशनल प्लेयर 90 के दशक में भारतीय मार्केट में आए। जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई अवैध पिरामिड स्कीम भी मार्केट में आई, जिससे इस इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ। शुरुआती दौर में डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई अलग से कानूनी या सरकारी गाइडलाइन न होने के कारण इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त करने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। स्पष्ट गाइडलाइन न होने के कारण गलत कंपनियों की एंट्री भी इस सिस्टम में होती गई। लेकिन
पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत सी बॉडीज ने व सरकारी एजेंसियों ने मिलकर डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाने की व एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की। इस इंडस्ट्री के लिए राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी करनी शुरू की, जिसमें केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बना जिसने गाइडलाइन जारी की, और उसके बाद अन्य राज्यों ने भी इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया। लेकिन 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डायरेक्ट सेलिंग पर सेंट्रल गाइडलाइन जारी की, जिसका इस इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ। 30 जुलाई 2019 को भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पारित किया गया, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आ गई, और 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए। 2023 में इन रूल्स में एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट आने के बाद तो मानो इस इंडस्ट्री को पंख ही लग गए हों। 28 अगस्त 2024 को WFDSA द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भारत $3.43 बिलियन अर्थात लगभग 28,376 करोड़ का टर्नओवर करके वर्ल्ड रैंकिंग में 11वें स्थान पर आ गया। भारत के डायरेक्ट सेलर्स के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का पॉइंट जो रहा वह था पिछले 3 साल का CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 8.3%, जो यह दर्शाता है कि यदि हम इसी ग्रोथ से बढ़ते रहे तो यह लगभग तय है कि 2050 से पहले भारत डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड में टॉप पर पहुंच जाएगा। आज कई प्रोफेशनल कोर्सेज में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के बारे में पढ़ाया जाने लगा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन की सुलूनी यूनिवर्सिटी ने तो डायरेक्ट सेलिंग में BBA और MBA कराना शुरू कर दिया है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन सब बातों से यह साफ दिखाई देता है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। मेरी आपसे विनती है कि आप इस इंडस्ट्री को जरूर समझिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इस अभियान को आगे बढ़ाइए और भविष्य की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इस इंडस्ट्री की सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।